Hello, friends. Today we are going to start history of class 8th, chapter number 1. How, when, and where. So let's start. History. First topic is how important our dates are. तारीखें क्यों जरूरी हैं? हिस्ट्री. वैसे तो हम सब मानते हैं कि हिस्ट्री बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ डेट्स याद करना होती हैं, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना होता है, ऐसी हिस्ट्री हमको देखना होती है, ऐसी स्टोरीज हमको देखना होती है जहाँ पे हम लोग उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट शायद नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम लोग अगर ट्राई करें तो हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल बेसिस पे देखते हैं कि अगर हम बात करें कि हम लोग एक कप ऑफ टी, इफ वी आर कंज्यूमिंग अ कप ऑफ टी, हम एक चाय पी रहे हैं और चाय पीते हुए अगर हम ये थॉट लगाएं कि इस चाय का ओरिजिन कब हुआ होगा, मतलब इसकी उत्पत्ति कब होगी, कौन होगा वो व्यक्ति जिसने चाय को खोजा होगा। हम सब जानते हैं कि जो चाय है वो चाइना से इंडिया में आई है और हम ये सब भी जानते हैं कि ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट पे चाय इंडिया में आई या इस डेट पे चाय पहली बार पी गई। हालांकि हम लोग अपने रिकॉर्ड से ये बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट इस ईयर के लगभग चाय ओरिजिन में आई थी। सिंपल वे में हम अगर देखें दूसरा एग्जांपल, अगर हम पेन की बात करें जिससे हम लिखते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारा पेन कब ओरिजिन हुआ था। अगर हम कार की बात करें तो कार कब हुई थी स्टार्ट, पहली बार कार किसने बनाई थी, हम सब जानते हैं फोर्ड ने बनाई थी कार पहली बार, और वो रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। तो ये सिली मिस्टेक्स, ये सब चीजें यही हमको इंजॉय करती है, हमको एंथुजियास्ट करती है, हमको मोटिवेट करती है कि हम हमारी हिस्ट्री को जाने पहचाने। इसी से रिलेटेड हमारा पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहां हुआ। हम हिस्टोरिकल मोमेंट्स की अगर बात करें या हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की बात करें, मूवमेंट्स की बात करें या मूवमेंट की बात करें, दोनों में ही हमको कुछ ईयर याद रखना होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो ईयर जो है वो डेट वाइज याद हो। हालांकि अगर हम बात करें कि जब कोई राजा एंथ्रोन हुआ था, मतलब वो राजगद्दी पे बैठा था, या हम बोलते हैं वो डीथ्रोन हुआ था, उसको राजगद्दी से हटाया गया था। जब किसी राजा का जन्म हुआ था, किसी राजा की मृत्यु हुई थी, खासकर जब वो बैटल में मरा था, उसकी फेमस बैटल्स क्या क्या है, ये सब हम नॉर्मली मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की बात करें हम लोग तो हम एंशियंट हिस्ट्री में जो नॉमेडिक पर्सन था, जिसको हम लोग आदि मानव बोलते हैं हिंदी में, आदि मानव या नॉमेडिक पर्सन, उसकी लाइफ कैसी थी, उसने पहली बार व्हील कैसे बनाई, उसने पहली बार स्टोन से हथियार कैसे बनाए, उसने पहली बार खाना पकाना कैसे सीखा, उसका पहला फ्रेंड कौन था, कौन सा एनिमल, डॉग। तो वैसे ही हम 8th क्लास की हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से स्टार्ट हुई है। अब ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने, तो ब्रिटिशर्स 1600 में इंडिया में आ चुके थे कलकत्ता में, पर हम ये नहीं बोल सकते कि 1600 से ही उन्होंने कब्जा कर लिया था। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उन्होंने 1600 से ही कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया था। दे कॉन्कर इंडिया, प्लानिंग तो उनकी बहुत पहले से चल रही थी। शुरुआत में वो कई हिस्ट्री के हमको जो आर्टिकल्स दिखते हैं वो ये बताते हैं कि वो केवल और केवल बिजनेस करने के लिए आए थे, बट कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जो हमको प्रूफ देते हैं कि हाँ वो लोग कब्जा करने के लिए आए थे। 1757 वो ईयर है जहां से हमको देखने को मिलता है कि यहां से इंडिया की ऊपर इनका कॉन्करेंस स्टार्ट हुआ था, वहां से रणनीति स्टार्ट हुई थी। खैर वो हम लोग आगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है
हाउ, व्हेन एंड वेयर, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। हम अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे देख के हमको पहली बार ये थॉट आ सकता है कि ये रेलवे स्टार्ट कब हुई होगी। ये भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को, हमारे हिस्ट्री के इंटरेस्ट को दर्शाता है। न्यूज़पेपर का भी एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे हम बात करें कि कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग एक फिक्स डेट दे सके। हम ये नहीं बता सकते, जैसे हमने टी के लिए बात करी, हम ये नहीं बता सकते कि किस डे पे वो स्टार्ट हुई है या किसी व्यक्ति ने कंज्यूम किया था पहली बार। इसको हम सिंपल बेसिस पे समझें कि टी जो है पहली बार में आज जो हमको टेस्ट मिलता है वो फर्स्ट टाइम जिसने प्रिपेयर करी होगी उसको वैसा ही टेस्ट नहीं मिला होगा। वो टेस्ट में भी कई बार रिवॉल्यूशंस हुए होंगे, कई बार उसमें चेंजेस करवाए गए होंगे। कभी उसको ज्यादा पकाया गया होगा, कभी कम पकाया गया होगा, कभी चाय की पत्ती जो है वो ज्यादा डाली गई होगी, कभी कम डाली गई होगी, कभी उसमें चीनी जो है शुगर उसकी मात्रा बढ़ा दी गई होगी, कभी कम करी गई होगी। उस जो लीव्स होती हैं, टी लीव्स होती हैं, उसको भी कहाँ से कलेक्ट किया गया है उसके हिसाब से भी वो किस सॉइल पे पैदा हुई है, उसका एनवायरनमेंट क्या था, उससे भी वो जो पत्तियां हैं, वो लीव्स हैं, वो अफेक्ट करती हैं। तो ये कोई एक डेट की बात नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन चलता है जो कंटिन्यूस होता है। आज से अगर हम बात करें कि 2000-5000 साल पहले, तो वहां से लेके मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे हैं किसी भी चीज को इस स्टेज तक पहुंचने में। आगे हम बात करें विच डेट्स, कौन कौन सी डेट्स, अगर हम 8th के लिए बात करें तो हमको कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी। तो जब कोई गवर्नर जनरल इंडिया में आया है, उसने अपना ऑफिशियल पदभार ग्रहण किया है, ऑफिशियल ड्यूटी को कमेंस किया है, या हम बोल दें जब वो रिटायर्ड हुआ है, या वो इंडिया में आया है या इंडिया से गया है, या उन्होंने कोई ऐसी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कुछ बड़ी या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज वगैरह बनाई है, तो भी हम उसको, हमको डेट याद रखना होगी, ईयर वगैरह जो भी दिया होगा। जैसे हमारे यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में हमको दिया है विच डेट्स हेडिंग के अंतर्गत, दिस हिस्ट्रीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेसिंग। यहाँ पे 8th की जो हिस्ट्री है वो वॉरेन हेसिंग के गवर्नर जनरल बनने से स्टार्ट हुई है, एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे इंडिया के लास्ट वॉइस रॉय थे, पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेसिंग थे। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे कि गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस था। ये 1857 के पहला और 1857 के बाद का इवेंट्स है, वो हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ हमको कुछ गवर्नर जनरल्स और अदर ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं जिनको मैं बोलना चाहूंगा। पहला हम बात करें हेसिंग, वेल्सले, बेंटिक्ट, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। ये सब इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हमको मेमोराइज करके रखना है, कोशिश करना है कि मेमोराइज हो जाए। आगे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ने क्या पॉलिसीज लेके आए, क्या उन्होंने चेंजेस किए, वेदर इट इज पॉलिटिकल चेंजेस, वेदर इट इज सोशल चेंजेस, और वेदर इट इज इकोनॉमिकल चेंजेस। तो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो या सोशल चेंजेस हो, उनके द्वारा अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, कोई पॉलिसी लागू की गई है, तो उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इसको भी हमको रीड आउट करना है। हाउ डू वी पीरियडाइज, हम कैसे पीरियडाइज करेंगे हिस्ट्री को। पीरियडाइज मतलब होता है किसी टाइम को टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे हम बात करें कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई मूवी होती है, उसका फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है, एंड सो ऑन। कोई बुक होती है, नॉवेल होता है, उसका फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है और
सो ऑन, वो चलता रहता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो हमारी हिस्ट्री भी इतनी बड़ी है कि उसको एक साथ एक बुक में कंपाइल करना पॉसिबल नहीं था। तो उसको जेम्स मिल ने 1817 में, नाउ हु इज जेम्स मिल? जेम्स मिल इज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के पीपल्स को स्कॉटिश बोला जाता है। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट द वन who read about or who is expert about the economy। इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड, जो किसी देश की, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की इकोनॉमी को रीड आउट करते हैं, उसको समझते हैं और उसके बारे में प्रिडिक्शंस भी करते हैं। इकोनॉमिस्ट पैसे से रिलेटेड सब्जेक्ट है। एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल राजनीति से रिलेटेड फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब होता है द वन पर्सन हु टॉकिंग अबाउट द आइडियाज, जो कुछ नए आइडियाज के बारे में बात करता है, कुछ नई सोच लेके आता है, किसी चीज को देखने का एक नया नजरिया वो लोगों के सामने रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलोसोफर। तो ही इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑल्सो। एंड published the massive 3 volumes work on a history of British India। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पे 3 वॉल्यूम्स बुक लेके आई, मतलब एक बुक के 3 पार्ट उन्होंने रिलीज करे 3 वॉल्यूम्स में। और उस इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा। 3 पार्ट कौन से थे? वो 3 पार्ट थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश को क्रिश्चियन पार्ट भी बोला जाता है। तो उन्होंने हिंदू हिस्ट्री बोली कि पहली हिस्ट्री जो हो गई वो हिंदू हिस्ट्री है, दूसरी जो हो गई है वो मुस्लिम हिस्ट्री है, और तीसरी जो हो गई है वो ब्रिटिश हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री है। अब इस पीरियडाइजेशन में उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि जब इंडिया में हिंदू राजा थे तब उस समय हिस्ट्री क्या थी, जब मुस्लिम राजा थे उस समय हिस्ट्री क्या थी, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, इंडिया को जीत लिया था, इंडिया में कब्जा कर लिया था, तो उस समय उनकी हिस्ट्री क्या थी। ऐसा उन्होंने 3 मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़े, उन्होंने मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क उन्होंने जारी किया। और इस टाइप से उन्होंने जो पार्ट में तोड़ा उसको हमने बोला पीरियडाइजेशन। तो उन्होंने हिस्ट्री को पीरियडाइज किया। 3rd पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, Mills thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than the Europe। उनका मानना था कि एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं उसके लोग जो हैं वो लेस सिविलाइज्ड हैं या अनसिविलाइज्ड हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन पीपल्स। वो हमेशा ब्रिटिशर्स अपने आप को ज्यादा अच्छा मानते थे, तो उन्होंने भी यही कहा। फिर हम बात करें अकॉर्डिंग टू टेल ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट रूल एंड द कंट्रीज। हिंदू और मुस्लिम जब रूल आउट कर चुके थे उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल आउट करना स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट किया। पर इस समय तक उनका कहना था, ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, उसका कारण था कि यहाँ पे कास्ट तबूज, तबूज मतलब जो निषिद्ध चीजें होती है, निषिद्ध मींस रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड को हम और समझाएं तो वो चीजें जिसके ऊपर बैन लगा हुआ होता है। बैन वर्ड मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू तबूज। एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास, अंधविश्वास से भरी हुई प्रैक्टिसेस इंडिया में उस समय प्रचलन में थी। नेक्स्ट हम बात करें, इन दिस आइडिया द हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इस आइडिया के साथ में हिस्ट्री में उन्होंने कई चेंजेस लाने की कोशिश करी और रिप्रेजेंट करवाया उस चीज को। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कन्स। उन्होंने ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की हिस्ट्री को एक डार्कनेस वाली हिस्ट्री कहा, मतलब
उनका कहना था कि हमारे आने के पहले तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। ठीक है, बट नाउ अब हम बात करते हैं, उन्होंने जब ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में हिस्ट्री को पीरियडाइज किया, बांटा, तो कई जगह पे तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, जब तक हिंदू राजा रहे तब तक हिंदू हिस्ट्री, जब तक मुस्लिम राजा रहे तब तक मुस्लिम हिस्ट्री, जब तक ब्रिटिशर्स रहे तब तक ब्रिटिश हिस्ट्री। पर ऐसा तो नहीं था ना कि दूसरे पीपल नहीं रह रहे थे वहां पे, या ऐसा तो नहीं हुआ कि सभी लोग जो थे वो एक ही जैसे थे। 100% हिंदू राजा या 100% मुस्लिम राजा या 100% ब्रिटिशर जो थे, तो उनकी पॉपुलेशन जो थी इंडिया की, वो भी कहीं हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिशर्स थोड़ी नहीं हो गई थी, उसके अलावा भी तो हिस्ट्री थी। तो उनका कहना था कि ये रिलीजन के बेसिस पे ये तोड़ना अच्छा नहीं है, तो क्या किया जाए। तब कुछ हिस्टोरियंस ने उसको 3 पार्ट में तोड़ने पे सहमति जताई। वो 3 पार्ट थे, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। हालांकि विवाद कभी खत्म नहीं होते हैं, अगेन बात आ गई कि मॉडर्न हिस्ट्री सही नहीं है, मॉडर्न वर्ड सही नहीं है। पहले हम एंशियंट का नाम समझते हैं। एंशियंट मतलब क्या होता है? एंशियंट वर्ड का मीनिंग होता है प्राचीन, वो हिस्ट्री जो बहुत पुरानी हो। तो यहाँ पे सिंपल बेसिस पे अगर हम समझना चाहें तो राजाओं के पहले की हिस्ट्री यहाँ पे आती है। मतलब जब व्यक्ति नॉमेडिक था, ज्यादा राजाओं नहीं आए थे, तब तक की, हालांकि हम लोग अशोका वगैरह को भी इसी में इंक्लूड करते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये वो हिस्ट्री है जब व्यक्ति परमानेंट सेटलमेंट पे नहीं था, परमानेंट घर बना के नहीं रहता था, वहां से हिस्ट्री स्टार्ट होती है और राजाओं की स्टार्टिंग तक आ जाती है। मिडिवल की हम बात करें, मिडिवल मींस होता है मध्यकालीन, मतलब बीच का, बीच के समय का। तो अगर हम इसकी बात करेंगे मिडिवल की, तो हम उस समय की बात करेंगे जहां पे अभी के जैसी साइंस टेक्नोलॉजी वहां पे डेवलप्ड नहीं थी। या सिंपल बेसिस पे हम बोलना चाहें तो हम राजाओं की हिस्ट्री के बारे में मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि राजाओं के समय हिस्ट्री कैसी थी, उस समय इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल सिचुएशंस कैसी थी, ये हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। अब हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री को उनका कहना था कि यहाँ पर अब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका था और इसलिए उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है। हालांकि इंडिया में इतना ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। कई इंडियन हिस्टोरियंस थे जिसने उसको कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल हिस्ट्री भी बोला। कॉलोनियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियल पीरियड का क्या मतलब होता है? अब यहां से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब क्या है? तो हम एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइंस देखें तो हमको बहुत क्लियर हो जाता है कॉलोनाइजेशन का मतलब। मैं पहले रीड आउट कर रहा हूं, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। जब हम बात करें कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है, आधिपत्य मींस कब्जा कर लेती है, ऐसा समझ सकते हैं। एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर लेती है। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, और किस चीज पर कंट्रोल कर लेती है, तो वहां की सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज पे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। ठीक है, यही देखा हमने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल। अब हम एक एक चीज को समझते हैं, पॉलिटिकल सब्जुगेशंस क्या होते हैं या पॉलिटिकल कंट्रोल करना क्या होता है। ब्रिटिशर्स इंडिया आए और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर कर लिया। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हमारा इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें हम बात करेंगे कि राजा महाराजा जो थे वो
पॉलिटिकल हिस्ट्री को गवर्न करते थे, या हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे पॉलिटिकलाइजेशन उनका था, राजा का राज चलता था और वो ही सब कुछ रूल्स बनाते थे। पर अब जो राजनीतिक पोर्शन है, कानून बनाने से लेकर क्या पॉलिसीज बनेगी, क्या नोटिफिकेशंस रहेंगे, गवर्नमेंट क्या क्या चीज करेगी, क्या नहीं करेगी, किस चीज को लीगलाइज कर रही है, किस चीज को इलीगलाइज कर रही है, वो सब चीजें अब कंट्रोल आ गया था ब्रिटिशर्स के पास। ये हमारा था पॉलिटिकल कंट्रोल जो ब्रिटिशर्स ने हम पे किया। तो हम बोल सकते हैं हमारी पहली स्टेप्स तो कंप्लीट हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर सब्जुगेशन किया, कंट्रोल किया। इस बात का पहला तो हमको पॉइंट क्लियर है, पॉलिटिकल सब्जुगेशन। दूसरा हम बात करते हैं इकोनॉमिकल सब्जुगेशन। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी। तो क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया से मनी ड्रेन किया था? मनी ड्रेन मतलब इधर से लेकर ब्रिटिश तक जाना या किसी भी कंट्री में लेके जाना। एक्सपोर्ट बोल सकते हैं हम लोग ड्रेन को, ड्रेन वर्ड ज्यादा अच्छा है। तो हम बात करें कि इकोनॉमिकल ड्रेनेज मतलब उन्होंने इंडिया से पैसे लेकर और ब्रिटेन गए। ये अगर हम बात करें तो हाँ ऐसा भी हुआ है। हम देखेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया आए थे, वो बड़े ऑफिसर्स जो थे इंडियन, उस समय की ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स जो थे वो ब्रिटेन से यहाँ आए थे। तो उनके रहने का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा, उनके ब्रिटेन से यहाँ तक आने का और यहाँ से ब्रिटेन जाने का वो खर्चा, और उसके अलावा जो जो भी खर्चे एक ऑफिसर्स को लगते हैं, उनकी सैलरी, सब कुछ वो इंडियन गवर्नमेंट के खाते से जाता था। मतलब जो इंडियन पीपल से टैक्स लिया जाता था वो उनको दिया जाता था, और वो अल्टीमेटली जब वो रिटायर्ड हो जाते थे या जब उनका इंडिया से ट्रांसफर हो जाता था तो वो पूरे पैसे यहाँ से लेके और हमारे यहाँ से मनी ड्रेन करके ब्रिटेन ले जाते थे। तो इकोनॉमिकल सब्जुगेशन भी उन्होंने किया। थर्ड पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल सब्जुगेशन। तो सोशल और कल्चरल की हम बात करें तो सोशल और कल्चरल में उन्होंने इंडिया में आके इंडिया के समाज को चेंज करा। जैसे कई चेंजेस हम अच्छे भी बोल सकते हैं, कई चेंजेस हम गलत भी बोल सकते हैं। जैसे हम एक बात करें सिंपल सती प्रथा की, उन्होंने इंडिया में आके सती प्रथा पे बैन लगाया। मतलब जो समाज में हालांकि गलत एक प्रैक्टिस चल रही थी उसको उन्होंने बंद करवाया, वो सही था, पर उन्होंने चेंजेस तो करे। उन्होंने इंडिया की सोसाइटी में और इंडिया के कल्चर में उन्होंने चेंजेस करे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया था, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रूल। क्लियर? यहां हमने समझा कॉलोनाइजेशन का मतलब, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल वे में, इकोनॉमिकल तरीके से, इकोनॉमिक वे में और कल्चरल एंड सोशल वे में किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल करता है, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। होपफुली वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो, कैसे हम जाने। अब हमारे पास यहां इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आज से अगर हम 100-200 साल पहले की अगर बात करें तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या ये उसी समय हुआ था, क्या ये सब चीजें हुई थी, क्या प्रूफ है हमारे पास, क्या एविडेंसेस हैं कि हम लोग एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। डेट नहीं तो फिर भी हम लोग ईयर तो बता ही सकते हैं कि हाँ ये इस समय इवेंट हुआ था। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स है कि उस समय जो राइटिंग्स करी गई थी, जो चीजें रिकॉर्ड मेंटेन करे गए थे, तो उसमें पहला पॉइंट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन हमको इंडिया को, हालांकि हमारे पास जो राजा वगैरह थे मिडिवल हिस्ट्री में
बात करें तो उस समय भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस होते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं होते थे, पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होते थे जो कि हम कम्युनिकेशन पे, जो लेटर्स वगैरह जाते हैं, नोटिफिकेशंस जाते हैं, सर्कुलर्स इशू होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पब्लिक को कुछ चीज बताने के लिए, वो कई बार ओरली भी ट्रांसमिट किए जाते थे। एक गलियों में नगाड़ा लेके, नगाड़ा मतलब एक बड़ा सा ढोल होता था, उसको लेके, और जो राजा के कुछ ऑफिसर्स होते थे वो गली गली निकल जाते थे अनाउंसमेंट करने के लिए। तो वो ओरल अनाउंसमेंट भी उस समय होता था। बट ब्रिटिशर्स ने हमको सिखाया कि कैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को केवल और केवल रिटर्न में ही रखना चाहिए। उसको हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, हम एक एक चीज पे बात करते हैं। ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। उन्होंने हमको बताया कि हर चीज का लिखित में होना बहुत जरूरी है, हर चीज राइटिंग में होना चाहिए। एवरी इंस्ट्रक्शंस, आप जो भी अपनी प्रजा को, अपने सिटीजन्स को, अपने देश में रहने वाले लोगों को आप जो भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द सिटीजन, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, पॉलिसीज, डिसीजंस, एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस, ये सभी चीजें, इसके साथ ही वर्ड लिखा है मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। मेमोज मतलब अगर किसी चीज को याद रखने के लिए रखा जाता है, नोटिंग मतलब लिख के रख लेना किसी चीज को, रिपोर्ट्स वगैरह कई रिपोर्ट्स आती है हमारे यहाँ। तो वैसी अगर हम कुछ भी चीज बात करें तो आज भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर चीज को, ऑफिशियल रिकॉर्ड को राइटिंग में ही रखना पसंद करती है। आगे हम बात करें, जैसे उन्होंने और सेकंड पैराग्राफ में एग्जांपल दिया है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स जो हमको पुराने मिलते हैं, जस्ट इमेजिन कि वो कितने पुराने होंगे। तहसीलदार ऑफिस ने जो रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, तहसीलदार ऑफिस क्या होता है? तहसीलदार का काम होता है गांव के रिकॉर्ड मेंटेन करना। खेत में क्या हुआ है, हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा खसरा के बारे में और खतौनी के बारे में। उस समय 6th क्लास का लेक्चर आप देखोगे तो B1 P2 भी समझाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही कि क्या होती है वो चीजें। फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया है और बाद में भी उस चीज को बताते हैं। आगे हम बात करें तो ये तहसीलदार का काम होता है कि गांव में रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। जैसे हम बात करें कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, उसके पास वो जमीन किससे आई, मतलब उसके दादा से आई, उसके पापा से आई, या उसने खरीदी, और खरीदी तो कितने में खरीदी। उसके बाद हम बात करें उसने उसका यूज क्या किया, उस पे गेहूं उगाया या उस पे चावल उगाए या उस पे कुछ और चीज उगाई या उस पे इंडस्ट्री लगाई। अगर उसने कुछ चीज उगाई तो उस पे कितना टैक्स पे किया और कितना अनाज प्रोड्यूस हुआ, क्या क्या चीजें हुई, अगर नुकसान हुआ तो कब हुआ, और किस सीजन में क्रॉपिंग के पैटर्न्स जो होते हैं, जो फसलें उगाई जाती है अलग अलग सीजन में, तो किस सीजन में उसने क्या क्या फसलें उगाई, ये सब चीजें रिकॉर्ड मेंटेन होता है तहसीलदार ऑफिस में। द कलेक्टरेट, कलेक्टरेट में रेवेन्यू से रिलेटेड और पूरी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। द कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस में तहसील ऑफिस और कलेक्टेड ऑफिस से जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका समराइजेशन होता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है वहां पे, और वो सब चीजें वहां पे मेंटेन किए जाते हैं। प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, प्रोविंशियल, ब्रिटिश कॉलोनी में बात करें तो इंडिया की स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था, और आफ्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद हमने उसको एरिया को नाम दिया स्टेट्स। तो जहां भी प्रोविंस का नाम आता है मतलब वो पुराने समय की स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, अभी भी हम बात करें तो हमारे जैसे किसी भी स्टेट की बात करें वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं वहां पे, जो भी उनका कमिश्नरेट होते हैं और जो भी उनके बाइफर्केशंस होते हैं, उन सब को एक सिविल ऑफिसर कंट्रोल करता है पूरे स्टेट का। वैसे ही वहां पे भी प्रोविंशियल सेक्रेटरीट होते थे, यहाँ पे भी हम इंडिया के किसी भी स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेक्रेटरीट होते हैं, हालांकि उसको अब स्टेट सेक्रेटरीट बोलते हैं। एंड द लॉ कोर्ट्स,
कोर्ट जो है वहां पर भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं कि किस व्यक्ति को क्या सजा दी गई, किस व्यक्ति का केस का स्टेटस क्या है, वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, उसने क्या गुनाह किया है, वो क्राइम जो है वो सिविल है या क्रिमिनल है, और उससे रिलेटेड उसको क्या सजा दी गई, कब सजा दी गई, और क्या प्रोनाउंसमेंट्स रहे, जज ने क्या डिसीजन दिए, ये सब चीजें रिकॉर्ड भी वहां पे मेंटेन होती थी पुराने समय में भी। उसके बाद हम बात करें आर्काइव्स। आर्काइव आर्काइव क्या होता है? हम सिंपल बेसिस पे अगर समझें आर्काइव क्या होता है तो हम बोल सकते हैं जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज में बुक्स रखी जाती हैं, वैसे ही आर्काइव्स में पुराने रिकॉर्ड जितने भी होते हैं वो सब रखे जाते हैं। ये भी एक लाइब्रेरी जैसा ही एक हॉल होता है या एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर जितने भी पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो सब वहां पे संरक्षित रखे जाते हैं, प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। फिर म्यूजियम्स, हम सब जानते हैं म्यूजियम्स क्या होते हैं, वहां पे भी हमको अदर देन बुक्स जो हैं वो सब रखी जाती हैं। कई बार बुक्स जो उस समय लिथोग्राफ्ट वगैरह थी वो सब चीजें वहां पे रखी जाती हैं। आगे हम बात करें, ये सब मूवमेंट्स जो होता था एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरी ब्रांच में, मतलब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जब लेटर भेजते थे, मेमो भेजते थे, इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, जैसे सिंपल बेसिस पे हम बात करें कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसने स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर लोकल गवर्नमेंट मींस होता है नगर पालिका या ग्राम पंचायत, तो पंचायत डिपार्टमेंट या फिर नगर पालिका वगैरह, तो नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब लोकल गवर्नमेंट्स कहलाती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होंगे उन सब चीजों को रिकॉर्ड रखे जाते हैं। हालांकि उस समय पंचायत वगैरह नहीं थी। अब हम बात करें अभी रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते थे। आज तो हम लोग देखते हैं कि सभी चीजें कंप्यूटराइज्ड वे में होती हैं। पहले क्या होता था, जब टाइपराइटर भी नहीं था तो उस समय क्या करते थे, तो उस समय कैलीग्राफिस्ट होते थे। कैलीग्राफी मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग, किसी भी चीज को बड़ी अच्छी ढंग से लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, ये कैलीग्राफिस्ट का काम होता है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कैलीग्राफिस्ट का सहायता ली जाती थी, उसकी हेल्प करी ली जाती थी। इमेजिन करें हम लोग कि जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उसको कुछ व्यक्ति बैठ के लिखते थे, और अगर उसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज चाहिए होती थी तो वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम उस चीज को राइट आउट करते थे कि कैसे उसको लिखना है, और ऐसे लिखना है ताकि वो बहुत सुंदर दिखे और सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ऐसा कई बार उसको किया जाता था। हमको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में तो कम देखने को मिलेगा, बाकी हाँ एंशियंट और मिडिवल में हमको कई बार ये देखने को मिलेगा कि एक रिकॉर्ड को, एक लेटर को कई बार लिखा जाता था। जब वो कागज या वो पाम लीव्स, अगर हम बात करें, जब वो पुराना 6th में अगर हम बात करते थे तो वहां पे जो पाम लीव्स पे हम लोग लिखते थे, या हम बात करें कि हम लोग लकड़ी के तख्ते के ऊपर लिखते थे, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लिखते थे, तो जब वो खराब हो जाते थे, या पेपर जब इन्वेंट हो चुका था पेपर के ऊपर लिखते थे, और वो जब वो खराब हो जाते थे तो उनको वापस से लिखा जाता था दूसरे कागज पे या दूसरे सब्सटेंस पे। तो जब वो लिखा जाता था तो वापस से जितना रिकॉर्ड आपने पहले मेंटेन किया है आपको वापस से पूरा नया बनाना है। जैसे हमारी कॉपी घूम जाती है तो हमको वापस से पूरी कॉपी लिखना पड़ती है। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड मेंटेन्स उस समय होते थे। ये सब चीजें हैं, ये वो सोर्सेज हैं जिससे हमको पता चलता है कि किस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था। आगे हम बात करें, सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज सर्वे? सर्वे क्या होते हैं? आज हम देखते हैं कि हमको कई बार कुछ चीजें इंटरनेट पे हमको कुछ लिंक आती हैं और उस लिंक पे हमको कुछ सर्वे करवाए जाते हैं, हमसे हमारे इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, हमसे हमारी हॉबीज वगैरह पूछी जाती है, हमसे हमारा नाम वगैरह पूछा जाता है, ईमेल एड्रेस वगैरह पूछा जाता है। हमसे कई बार हम अपनी बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो वो भी ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं और वो सब चीजें हमको देखते हैं। इसको सिंपल बेसिस पे हम समझ सकते हैं, सेंसस, जनगणना।
हर 10 साल में होती है हमारे यहाँ जनगणना। और जब वो जनगणना के लिए कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे यहाँ आता है, तो वो हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछता है। बहुत सारी बड़ी क्वेश्चनर होती है उनके पास। वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, फादर का नेम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं, घर में कितने मेंबर्स हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, या हम बात करें कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, इस मकान में कब से रह रहे हैं, ये आपका खुद का मकान है या आप रेंटेड में रह रहे हैं। ये सब चीजें जो होती हैं। और अगर आप अभी अभी आए हैं तो आप कहाँ से आए हैं, आप पहले कहाँ रहते थे, आप कहाँ जॉब करते थे, आप कहाँ अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं, आप कितनी इनकम है आपकी, ये सभी रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए जाते हैं सेंसस के अंडर में, ये सभी होते हैं सर्वे का पार्ट। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के सर्वे होते हैं। जैसे हम बात करें कि इंडिया में मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, तो हमारे हॉस्पिटल्स कैसे हैं, हॉस्पिटल में किस चीज़ों की कमी है। तो जितने भी गवर्नमेंट होती हैं वो सर्वे ही उनके पास एक ऑप्शन होता है, या हम बोलते हैं कि उनके पास कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है सर्वे, जो कि उनको किसी कंट्री की या किसी एरिया की पोजीशन के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सर्वे करवाए। ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ब्रिटिशर्स पीरियड में उन्होंने सर्वे करवाना एक कॉमन चीज कर दी थी। इंडिया में जब वो आए ब्रिटेन से, अब उस समय तो गूगल था नहीं कि वो सब कुछ सर्च करके और उनको सब कुछ पता चल जाए, तो उनको हर चीज जानने के लिए सर्वे करवाना होता था। वो सर्वे करवा के लोगों से पूछते थे। अब कौन कौन से टाइप के सर्वे उन्होंने करवाए, किस किस चीज के लिए, और ये सर्वे सब 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में करवाए गए और बहुत डिटेल्ड सर्वे थे। और हमने तभी से डिटेल सर्वे करवाना स्टार्ट करे। विलेजेस के बारे में उन्होंने विलेजेस के बारे में जाना कि कहाँ पे कौन सा विलेज है, उस विलेज का नाम क्या है, उस विलेज में क्या पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, वहां के लोग काम क्या करते हैं, और कितने जेंट्स हैं, कितनी लेडीज हैं, कितने बच्चे हैं, वो सब चीजें उन्होंने वहां पे सर्वे करवाना स्टार्ट किया। रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू मतलब रिलेटेड टू इनकम। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करना होती है थ्रू द टैक्सेस। वो टैक्स इम्प्लाइड करते हैं अपने सिटीजन्स पे, और वो रेवेन्यू जो कलेक्ट होती है उसी से गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स करवाती है। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू सर्वे की, तो किस खेत में कितना क्रॉपिंग हुई है, कितना कल्टीवेशन हुआ है, उसको कितने में बेचा गया है, उससे कितनी इनकम हुई है, वहां पे अगर एनिमल्स रखे हुए हैं, एनिमल हर्डिंग करी गई है, तो वो एनिमल्स कितने हैं, किस व्यक्ति के पास कितने एनिमल्स हैं, वो सब चीजें जो होती हैं वो रेवेन्यू सर्वे में की जाती थी उस समय। अब तो उसका दायरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आगे हम बात करें टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का डिक्शनरी मीनिंग होता है स्थलाकृति। समझे हम इसको? टोपोग्राफी मतलब सिंपल बेसिस पे बात करें तो टोपोग्राफी मतलब किसी एरिया की प्लेस कैसा है, वो एरिया कैसा है। जैसे वहां माउंटेन्स हैं, या वहां पे रिवर्स हैं, या वहां पे रिफ्टेड एरिया है, धसा हुआ इलाका है, वहां पे जमीन जो है वो ज्यादा नीचे चली गई है, या जमीन एलिवेट हो गई है, माउंटेन्स बन गए, हिल्स बन गए हैं, प्लेटूज बन गए हैं, या वहां पे प्लेन इलाका है, वहां की सॉइल कैसी है, वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, ये सब चीजें टोपोग्राफी में समझते हैं हम लोग। और क्लाइमेट के क्या उस पे इफेक्ट्स हैं, उस एरिया पे, प्लेस पे, फिजिकल कंटेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। द सॉइल क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी के भी सर्वे करवाए जाते हैं। सॉइल क्वालिटी के सर्वे मींस कहाँ पे रेड सॉइल है, कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, कहाँ पे एलुवियल सॉइल है। ये सॉइल के सर्वे करवा के वहां पे सजेस्ट किया जाता था कि एलुवियल सॉइल है तो आप ये चीजें उगाइए, ये ज्यादा यहाँ पे होगा, इसका क्लाइमेट ऐसा है, इस एरिया का, इस प्लेस का, तो आप यहाँ पे ये सॉइल है यहाँ पे, तो आप ये वाली क्रॉप ज्यादा अच्छी रहेगा, आपका फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी।
और जो प्रोडक्शन है आपकी क्रॉप का वो ज्यादा होगा। तो वहां पे सॉइल टेस्टिंग वगैरह करी जाती थी, सॉइल के सर्वे करे जाते थे। फ्लोरा एंड फोना, टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मींस होता है रिलेटेड टू फ्लावर, ऐसा लग रहा है हमको कि फ्लावर बात कर रहे हैं, तो फ्लोरा की बात करेंगे। फ्लावर जैसा लग रहा है, फ्लावर जैसा वर्ड है, फ्लावर्स कहाँ उगते हैं, प्लांट्स पे। तो फ्लोरा की जब भी हम बात करेंगे मतलब इट्स रिलेटेड टू ट्रीज एंड प्लांट्स। तो वहां पे कैसे प्लांट्स वगैरह हैं, कैसे ट्रीज हैं, जंगल कैसा है, और क्या पेड़ पौधे वहां पे पाए जाते हैं। फोना, दूसरा वर्ड अगर हम बात करें फोना, तो ये रिलेटेड होता है वहां के एनिमल्स और इंसेक्ट्स वगैरह सब पे। वहां पे कैसे जानवर हैं, कैसे कीड़े मकोड़े हैं, वो सब चीजें उसमें फोना में आ जाती है। द लोकल हिस्ट्री एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। लोकल हिस्ट्रीज, हर प्लेस की अपनी एक हिस्ट्री होती है। वहां पे कोई राजा का इन्वेशन हुआ है, कोई राजा था वहां पे, किसी राजा का कब्जा था वहां पे, दो राजाओं के बीच में अगर युद्ध हुआ था, तो वो सब चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट बनाती हैं, वो उस एरिया की लोकल हिस्ट्री कहलाती है। तो वो लोकल हिस्ट्री के बारे में भी वहां पे सर्वे करवाए जाते थे, ताकि वो उस प्लेस को, ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स इंडिया को बहुत अच्छे से जान सकें, इसलिए उन्होंने ये सब चीजें सर्वे करवाए थे। आज भी गवर्नमेंट बहुत सारे सर्वे करवाती है। क्रॉपिंग पैटर्न, वहां क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता है, जैसे हम लोग सब जानते हैं रबी, खरीफ और जायद, ऐसे तीन टाइप के पैटर्न हमारे होते हैं। रबी और खरीफ हम लोग ज्यादा जानते हैं, जायद कई जगह होता है, कई जगह पे नहीं होता है। तो किस समय पे कौन सी फसल उगाई जाती है, कैसा पैटर्न होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, किस समय पे कौन सी फसल उगाएं तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, ये सब चीजें क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत वो सर्वे करते थे। आगे बात करें, सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 इयर्स, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फिर हम बात करें इन सब सर्वे में या सेंसस में हम बात करें तो कई टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती थी वो नोट करी जाती थी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड मैनी अदर सर्वे। अगेन हम बात करें सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्वे होते थे, तो बोटेनिकल सर्वेस, बोटेनिकल मतलब कैसी पत्तियां वगैरह, कैसे पेड़ पौधे, कैसे फ्लोरा वहां पे पाया जा रहा है, उससे रिलेटेड सर्वे होता था बोटेनिकल सर्वे। वहां किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब बरसात के समय पे किस टाइप के पौधे वहां पे उगते हैं अपने आप, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो वो वहां पे कैसे थे। जूलॉजिकल सर्वे, वहां कैसे जानवर पाए जाते हैं, हर प्लेस टू प्लेस अगर हम बात करें तो जानवर बदल जाते हैं, उनका एटमॉस्फेयर के हिसाब से उनमें चेंजेस आ जाते हैं, और वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे उन्होंने सर्वे करे थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वहां पे पुराने समय की अगर कुछ मूर्तियां वगैरह मिलती हैं या आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल कोई चीजें होती थी, तो उसको डिगिंग करी जाती थी, एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता था, और जमीन में से खोद के उस सर्वे करवाए जाते थे। हम पुराने हम अगर बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई किला था या कोई हिस्टोरिकल प्लेस था, और कई हजार सालों के कारण उसके ऊपर वो जमीन में धंस गया है, या तो अर्थक्वेक के कारण, या किसी और नेचुरल डिजास्टर के कारण, या किसी और इवेंट के कारण वो जमीन के अंदर चला गया है, तो उसको सर्वे करते थे कि वहां पे क्या चीज हमको हम जमीन से खोद के निकाल सकेंगे, तो वो कहाँ क्या करना है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते थे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल मींस होता है, एंथ्रोपोलॉजी मींस होती है रिलेटेड टू ह्यूमन थिंग्स या ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में बात करते थे कि यहाँ पे किसी एक सिटी में व्यक्ति कब आए, वो सिटी कब बसी, और वहां पे लोग कहाँ से आए, ये सब चीजें वहां पे एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री में चेक करी जाती थी। लास्ट सर्वे लिखा हुआ है फॉरेस्ट सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे, किस एरिया में किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं, कई जगह रेन फॉरेस्ट होते हैं, कई जगह डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, तो वो किस टाइप के फॉरेस्ट हैं वहां पे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं या और कोई से फॉरेस्ट हैं, तो वो सब चीजें उस फॉरेस्ट सर्वे में करे जाते थे। ये भी देखा जाता था कि वहां पे फॉरेस्ट में कितना डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब
वहां पे जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज हैं, वो ज्यादा घने हैं या दूर दूर हैं, जो पेड़ हैं वो आपस में ज्यादा पास हैं या ज्यादा दूर हैं, ये सब चीजें भी उसमें देखी जाती थी. What official records do not tell us? Now again topic. नेक्स्ट टॉपिक है, पर क्या चीजें हमको ऐसी थी जो हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड से देखने को नहीं मिलती थी, पर फिर भी हमने वो हिस्टोरिकल सोर्सेस बनाए हैं. ये हमको इस चीज में बात करना है. तो हम बात करेंगे इसमें, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, व्हेन वी बिगिन टू सर्च ऑफ द दीस अदर सोर्सेस वी फाइंड देम इन द प्लेंटी थ्रू द मोर डिफिकल्ट टू गेट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. कई चीजें ऐसी होती है जहां पे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिले हैं, या जहां के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उस समय मेंटेन नहीं थे. हो सकता है आज मेंटेन हो रहे हो, उस समय मेंटेन नहीं होते थे. तो उसको भी हमको देखने को मिलते हैं. कहां से हम सोर्सेस लेते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेस? पहला है डायरी ऑफ पीपल्स. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरीज वगैरह लिखने की आदत होती है, और जब वो यहाँ पे इंडिया में डायरीज लिखते थे या विदेश से, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आते थे और उन्होंने कुछ डायरीज वगैरह लिखी थी, वो डायरीज अगर हमको मिलती है तो उससे भी हमको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में या हिस्टोरिकल सिचुएशंस के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट हम बात करें अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ स्थान. तो तीर्थ स्थान पे कौन व्यक्ति तीर्थ स्थान पे गया, अगर उसने तीर्थ स्थान पे जाते समय अपनी कुछ यात्रा का वृत्तांत लिखा है, मतलब अपने ट्रेवलॉग लिखा है. ट्रेवलॉग मतलब अपनी यात्रा के बारे में बताना कि वो उसने क्या अनुभव किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका उस ट्रेवल में, या वो प्लेस कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कहाँ से गया था, उसने कैसा उसको खाना मिला वहाँ पे, और सभी चीजें वो जो भी उसको ट्रेवल से रिलेटेड मिलती है वो सब वहाँ पे लिखते हैं. तो वो उससे रिलेटेड अगर उन्होंने कुछ लिखा है वहां से भी हमको मिला. ट्रेवलॉग्स भी हमने पढ़ लिया. ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. ऑटोबायोग्राफी होती है मतलब खुद के बारे में लिखना, अपनी जिंदगी के ऊपर लिखना, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफीज. तो ऑटोबायोग्राफी की अगर हम बात करें तो कोई जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, जैसे कोई राजा हो, कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स हो, उसने अपने बारे में अगर कुछ लिखा है तो वहां से भी हमको पता चलता है. फिर हम उसको दूसरी चीजों से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीजें सही हैं, और उसके हिसाब से हम लोग हिस्ट्रीज में पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम बात करें पॉपुलर बुकलेट्स. उस समय के न्यूज़पेपर, उस समय की बुकलेट्स, लीफलेट्स, जो भी वहां पे हमको मिल सकते थे वो हमने देखे और हमको उस एरिया के बारे में पता चला. फिर हम बात करें कि उस समय के जो लीडर्स हुए थे और उन्होंने जो जो रिफॉर्म्स करे, उनके रिफॉर्म्स के अगर हमको कुछ आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं, कुछ बुकलेट्स के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू अगर हमको मिलता है, तो उससे भी हमको हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में पता चलता है. आगे हम बात करें पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट. कोई व्यक्ति अगर पोएट है और उसने पोएट्री में किसी एरिया को, किसी प्लेस को या किसी चीज को डिस्क्राइब किया है, वो भी हमारा हिस्टोरिकल सोर्स का सोर्स बनता है. नॉवेलिस्ट अगर उसने नॉवेल के फॉर्म में लिखा है, कहानी के फॉर्म में लिखा है, तो वो कहानी से भी हमको सोर्सेस पता चलते हैं हिस्ट्री के. वो अपनी फीलिंग्स उसमें लिखते हैं कि कैसे उन्होंने वहां पे देखा, क्या समझा, वहां के ट्राइबल पीपल्स कैसे थे, वहां की पीजेंट्स कैसे थे, वहां के लोग कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, वो एग्रेसिव थे या बहुत ज्यादा फैमिलियर थे, वो अचानक देखते से ही हमला कर देते थे या आपको देखते से ही स्वागत करते थे. ये सब चीजें उनके द्वारा जो फील करी जाती थी, वो लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे खाते हैं, क्या चीजें उनकी लाइवलीहुड मतलब कमाने का तरीका, तो वो लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें हमको इससे मिलती हैं. होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.